हम लोग अपनी रोजमर्रा की डाइट में ना हमेशा गेहूं की बात करते हैं। मतलब ब्रेड हो या रोटी, सब गेहूं से ही बनता है। बिल्कुल, गेहूं को हम एक सुपरस्टार अनाज मानते हैं। हाँ, लेकिन आज के इस गहन विश्लेषण में ना हम एक ऐसे अनाज को खंगालने वाले हैं जो असल में गेहूं से कहीं ज्यादा रफ टफ है। मतलब अगर खेत की मिट्टी में थोड़ा सा भी नमक बढ़ जाए तो गेहूं की फसल तो बर्बाद हो जाती है। एकदम सही बात है। लेकिन ये जो हमारा आज का विषय है ना, जौ, जिसे वैज्ञानिक भाषा में हॉर्डियम वल्गैरे कहते हैं, ये खारी मिट्टी का भी सीना चीर कर उग सकता है। हाँ, और लोग अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन आज की चर्चा का हमारा मिशन ही यही है कि हम इस बात को डिकोड करें कि जौ सिर्फ एक साधारण अनाज नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये एक बेहद लचीला और औद्योगिक रूप से जरूरी फसल है। हम हमारे नोट्स से इसके बॉटनी से लेकर कमर्शियल यूज तक हर एक चीज पर बात करेंगे। तो चलिए फिर इसके बुनियादी जेनेटिक ब्लूप्रिंट से शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि जौ ग्रामिनी परिवार का हिस्सा है। हाँ, जिसे पोएसी भी कहा जाता है। राइट, पोएसी मतलब वही परिवार जिससे हमारे सारे प्रमुख अनाज आते हैं। और मैंने पढ़ा है कि इसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है उसमें क्रोमोसोम संख्या 2n = 14 है। जी, 2n = 14। तो क्या हम कह सकते हैं कि इसी 14 क्रोमोसोम के सेट में इसकी वो सारी सुपर पावर्स छुपी हैं जो इसे इतना सख्त बनाती है? बिल्कुल कह सकते हैं। ये 14 क्रोमोसोम ही वो कंट्रोल रूम है जहां से जौ का हर एक लक्षण तय होता है। और सबसे दिलचस्प बात ना इसके विकास यानी इवोल्यूशन की कहानी में है। अच्छा। हाँ, अगर हम इतिहास में पीछे जाएं तो प्रकृति ने शुरुआत में जो जौ दिया था वो 2 पंक्ति वाला था। 2 पंक्ति मतलब 2 रोड। हाँ, 2 रोड मतलब उस पौधे की मुख्य बाली पर केवल 2 ही कतारों में दाने उगते थे। लेकिन आज जो हम कमर्शियल फार्मिंग देखते हैं उसमें किसान मुख्य रूप से 6 पंक्ति वाले जौ की खेती करते हैं। अरे वाह, मतलब ये तो अपने आप में प्राचीन जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण हो गया। बिल्कुल। हजारों साल पहले शुरुआती किसानों ने खेत में देखा होगा कि कुछ पौधों में एक प्राकृतिक म्यूटेशन की वजह से 2 की जगह 6 कतारें बन रही हैं। हाँ, उन्होंने उस बदलाव को नोटिस किया। और जाहिर है 6 कतारों का मतलब है सीधे तौर पर पैदावार का 3 गुना हो जाना। उन किसानों ने बिना किसी मॉडर्न लैब के जानबूझकर उन 6 पंक्ति वाले बीजों को चुना और एक पूरी प्रजाति का इवोल्यूशन ही मोड़ दिया। सही कहा, उन्होंने अपनी पैदावार को एकदम ऑप्टिमाइज कर लिया। और अगर हम आज के समय में इसे गेहूं के साथ खेत में खड़ा कर देना तो बाहर से देखने में भी इसकी अपनी एक अलग पहचान है। हाँ, रूपात्मक तुलना या मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में फर्क तो होता है। गेहूं की पत्तियां थोड़ी संकरी होती हैं, लेकिन जौ की पत्ती की बनावट काफी ब्रॉड होती है, मतलब चौड़ी होती है। इसके अलावा इसका रंग गेहूं के उस गहरे हरे रंग के बजाय एक बहुत ही विशिष्ट हल्का हरा पिगमेंटेशन लिए होता है। हाँ, और इसकी सतह भी गेहूं के मुकाबले काफी खुरदुरी होती है, मतलब रफ सरफेस होता है। बिल्कुल रफ होता है। इसे देखकर ही मुझे लगता है कि जौ ना गेहूं का वो रफ टफ और मजबूत चचेरा भाई है जो खराब से खराब हालात में भी सीना ताने खड़ा रहता है। और यही रफ टफ नेचर इसकी सबसे बड़ी खूबी है। हाँ, जिसे हम विज्ञान की भाषा में अजैविक तनाव सहनशीलता या एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस कहते हैं। राइट। और अन्य अनाज फसलों की तुलना में खारे और क्षारीय मिट्टी के प्रति जौ की सहनशीलता काफी अधिक होती है। बहुत ज्यादा होती है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि ऐसा क्यों है? इसके अंदर ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जो इसे नमक से बचाता है? ये बहुत ही शानदार सवाल है। खारी मिट्टी का मतलब है कि मिट्टी में सोडियम और खनिजों की मात्रा इतनी ज्यादा है कि वो ऑस्मोसिस के जरिए पौधे की जड़ों से ही पानी वापस खींचने लगती है। मतलब पौधा सूखने लगता है। हाँ, इस स्थिति में गेहूं डिहाइड्रेट होकर मर जाता है। लेकिन जौ ने अपने अंदर एक गजब का मैकेनिज्म विकसित किया है। ये या तो अपनी जड़ों के स्तर पर ही सोडियम आयंस को ब्लॉक कर देता है, अंदर जाने नहीं देता। और बिल्कुल, या फिर अगर नमक पौधे के अंदर चला भी जाए तो ये उसे अपने सेल्स के वैक्यूज में कैद कर लेता है। अरे वाह। हाँ, ताकि नमक इसकी मेटाबॉलिज्म को नुकसान ना पहुंचा सके। इसीलिए जिन इलाकों में पानी खारा होता है या मिट्टी क्षारीय होती है, वहां के किसानों के लिए जौ किसी जीवन दान से कम नहीं है। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। मतलब ये पौधा सचमुच अपने अंदर जहर को कैद कर लेता है ताकि वो बढ़ता रहे। बिल्कुल। ये जानना कि ये बाहर से कैसा दिखता है और कितने मुश्किल हालात सह सकता है, हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इसके दानों के अंदर ऐसा क्या है जो इसे औद्योगिक रूप से इतना जरूरी बनाता है। हाँ,
न्यूट्रिशन और इंडस्ट्रियल यूज। तो चलिए अब इसके पोषण और उपयोग की ओर चलते हैं। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हम सभी जानते हैं कि आजकल ग्लूटेन फ्री डाइट का कितना चलन है। बहुत ज्यादा चलन है। और जौ के आटे की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें ग्लूटेन नहीं होता, लेकिन साथ ही इसका जो प्रोटीन प्रोफाइल है उसमें 11.5% प्रोटीन होता है। हाँ, 11.5% प्रोटीन। और ये विशेष रूप से एल्ब्यूमिनॉइड्स के रूप में मौजूद होता है। अब मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगी। जी, पूछिए। अगर इसमें इतना अच्छा खासा 11.5% प्रोटीन है लेकिन ग्लूटेन बिल्कुल नहीं है, तो बेकिंग के नजरिए से ये काम कैसे करेगा? क्योंकि रोटी या ब्रेड बनाने में तो ग्लूटेन ही वो चिपचिपापन लाता है ना, जो आटे को बांध कर रखता है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि यही कारण है कि जौ का आटा बेकिंग इंडस्ट्री में गेहूं की तरह सुपरस्टार नहीं बन पाया। अच्छा, मतलब ये बेकिंग के लिए नहीं है। हाँ, क्योंकि ग्लूटेनिन और ग्लियाडीन जो गेहूं में होते हैं वे पानी के साथ मिलकर एक 3 डायमेंशनल लोचदार नेटवर्क बनाते हैं। जब यीस्ट गैस छोड़ता है तो ये नेटवर्क उस गैस को फंसा लेता है और ब्रेड फूलकर स्पंजी हो जाती है। लेकिन जौ में मौजूद प्रोटीन मुख्य रूप से एल्ब्यूमिनॉइड्स हैं। ये एल्ब्यूमिनॉइड्स पानी में घुलनशील तो होते हैं, पोषण के लिहाज से बेहतरीन भी होते हैं, लेकिन वो नेटवर्क नहीं बना सकते। एकदम सही, वो चिपचिपा नेटवर्क नहीं बना सकते। इसलिए अगर कोई सिर्फ जौ के आटे से ब्रेड बनाने की कोशिश करेगा ना, तो वो बहुत सख्त, चपटी और घनी बनेगी। तो इसका सीधा सा मतलब है कि बेकिंग के लिए ये एक तरह से फ्लॉप बना जाए। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन बेकिंग में काम ना आने का मतलब ये तो नहीं कि ये बेकार है। यहीं पर इसका सबसे बड़ा औद्योगिक उपयोग सामने आता है, जो इसके अंदर मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से है। बिल्कुल। दुनिया भर में जौ का सबसे भारी उपयोग माल्ट उत्पादन में होता है ना? एकदम सही। जो चीज इसे बेकिंग के लिए कमजोर बनाती है, यानी ग्लूटेन की कमी, वही इसे मॉल्टिंग के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन अनाज बनाती है। क्या बात है। क्योंकि मॉल्टिंग इंडस्ट्री को ऐसा अनाज चाहिए जिसमें स्टार्च भरपूर हो लेकिन बहुत ज्यादा चिपचिपा प्रोटीन न हो जो प्रोसेस में बाधा डाले। और मॉल्टिंग की प्रक्रिया के जो अंतिम उत्पाद हैं, एंड प्रोडक्ट्स, उनकी लिस्ट भी अपने आप में एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी करती है। सुनने वालों के लिए ये जानना दिलचस्प होगा कि इसी से बियर बनती है। हाँ, बियर, अल्कोहल बनता है, सिरका बनता है, और यहाँ तक कि बेकरी में इस्तेमाल होने वाला खमीर यानी यीस्ट भी इसी का हिस्सा है। बिल्कुल। मतलब बेकरी में जो जगह गेहूं की है, बेवरेज इंडस्ट्री में वही रुतबा जौ का है। लेकिन जो लोग इस प्रोसेस को नहीं जानते, ये माल्टिंग असल में काम कैसे करती है? स्टार्च को अल्कोहल में कैसे बदला जाता है? माल्टिंग असल में प्रकृति और विज्ञान का एक बहुत ही नियंत्रित खेल है। अच्छा। सबसे पहले जौ के दानों को पानी में भिगोकर अंकुरित किया जाता है, जर्मिनेट किया जाता है। जैसे ही बीज अंकुरित होना शुरू होता है, उसे लगता है कि अब उसे एक पौधा बनना है। हाँ। तो वो अपने अंदर कुछ खास एंजाइम्स पैदा करता है, जैसे एमाइलेज। ये एंजाइम्स जौ के अंदर मौजूद कॉम्प्लेक्स स्टार्च को तोड़कर सिंपल शुगर यानी माल्टोज में बदलना शुरू कर देते हैं। ओह। तो पौधा असल में अपनी ग्रोथ के लिए वो शुगर बना रहा होता है। बिल्कुल। लेकिन इससे पहले कि पौधा उस शुगर को खाकर बड़ा हो जाए, माल्टर्स उस प्रक्रिया को बीच में ही रोक देते हैं। अरे बाप रे। वे दानों को गर्म हवा के भट्ठों में सुखा देते हैं, जिसे किलिंग कहते हैं। अब हमारे पास जो दाना बचता है उसे माल्ट कहते हैं। तो मतलब उसके अंदर बहुत सारी नेचुरल शुगर होती है। हाँ, नेचुरल शुगर और एक्टिव एंजाइम्स होते हैं। बाद में इसी शुगर को पानी में घुलकर उसमें यीस्ट डाला जाता है और फिर फर्मेंटेशन के जरिए वो शुगर बियर, अल्कोहल या सिरके में बदल जाती है। ये तो एक तरह से पौधे के साथ धोखा करने जैसा हो गया। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हमने उसे उगने का झांसा दिया, उसका स्टार्च शुगर में बदलवाया और फिर उसे सुखाकर उसे बियर बना ली। सही कहा। खैर, पोषण और उद्योग में इसके इतने खास उपयोगों को समझने के बाद ये जानना भी जरूरी है कि वनस्पति विज्ञानी इस बहुमुखी फसल को अलग-अलग प्रजातियों में वर्गीकृत कैसे करते हैं। हाँ, इसकी टैक्सोनॉमी समझना बहुत जरूरी है। होडियम प्रजातियों को उनके डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स में बांटा जाता है। हमारे नोट्स के हिसाब से इसमें मुख्य रूप से 3 प्रजातियों का जिक्र है: होडियम वल्गारे, होडियम इरेगुलारे और होडियम डिस्टिकॉन। बिल्कुल। तो चलिए एक एक करके इन्हें डीकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं होडियम वल्गारे की। ये वर्गीकरण समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर प्रजाति का अपना एक अलग उपयोग है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि जौ के मुख्य तने, जिसे रेचिस कहते हैं, उस पर स्पाइकलेट कैसे व्यवस्थित हैं।
तो हॉडियम वल्गैरे के बारे में कहा जाता है कि ये 6 पंक्ति वाला जौ है। इसके तीनों स्पाइकलेट उपजाऊ होते हैं, मतलब फर्टाइल होते हैं, और रेचिस के चारों ओर समान दूरी पर व्यवस्थित होते हैं। हाँ। और इसके दानों का बाहरी आवरण, जिसे लेमा कहते हैं, उसकी विशेषता ये है कि ये ऑन्ड या हुडेड होता है। और सबसे जरूरी बात, भारत में सबसे ज्यादा खेती इसी की होती है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? मैं समझाता हूँ। इसे देखकर ना मुझे एक वीआईपी सीटिंग अरेंजमेंट की एनोलॉजी याद आ रही है। मान लीजिए एक बहुत बड़ी दावत चल रही है। हॉडियम वल्गैरे उस ग्रैंड पार्टी की तरह है जहां हर किसी को सीट मिलती है। हाँ, एकदम सही उदाहरण है। बीच की टेबल पर भी और साइड की कुर्सियों पर भी। यानी तने की हर गांठ पर मौजूद तीनों स्पाइकलेट उपजाऊ होते हैं, इसीलिए तो ये एक साथ 6 कतारें बनाता है। आपकी ये वीआईपी सीटिंग वाली बात बिल्कुल सटीक है। रचीज असल में वो केंद्रीय तना है और स्पाइकलेट वो छोटी संरचनाएं हैं जिनमें दाने बनते हैं। हाँ, चूंकि हॉडियम वल्गैरे में हर नोड पर तीनों स्पाइकलेट उपजाऊ होते हैं, इसलिए हर गांठ पर पूरे 6 दाने विकसित होते हैं। और जो आपने लेमा के ऑन्ड या हुडेड होने की बात की ना, हाँ, उसका क्या मतलब है? वो दानों के ऊपर के उन बालों या छिलके के नुकीले आकार को दर्शाता है जो अक्सर दानों को पक्षियों से बचाते हैं। ये किस्म सबसे ज्यादा पैदावार देती है, इसीलिए भारत में ये पहली पसंद है। ठीक है, अब दूसरी प्रजाति पर आते हैं, हॉडियम इर्रेगुलरे। इसके तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये थोड़ा इर्रेगुलर है। हाँ, बिल्कुल। इसकी बाली 6 पंक्ति या 2 पंक्ति वाली हो सकती है। इसके स्पाइकलेट की उर्वरता परिवर्तनशील होती है और इसके लेमा में कोई ऑन्स या हुड्स नहीं होते। मतलब ये पार्टी का वो हिस्सा है जहां बैठने का कोई फिक्स नियम नहीं है। हाँ, बोटैनिकल नजरिए से ये विकास के क्रम में एक बीच का चरण है। क्योंकि इसकी उर्वरता परिवर्तनशील है, इसलिए खेती के नजरिए से किसान इस पर भरोसा नहीं करते। जाहिर है, उन्हें पक्की पैदावार चाहिए। बिल्कुल, इसलिए कमर्शियल फार्मिंग में इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। और फिर आता है हमारा तीसरा मेहमान, हॉडियम डिस्टिकॉन। ये केवल 2 पंक्ति वाला जौ है। इसमें केवल केंद्रीय स्पाइकलेट ही उपजाऊ होता है। और इसके लेमा की विशेषताएं भी परिवर्तनशील होती हैं। अगर मैं अपनी एनालॉजी पर वापस लौटूं तो ये वो एक्सक्लूसिव वीआईपी टेबल है जहां केवल सबसे खास मेहमान को बीच में सीट मिलती है। अगल बगल वाले स्पाइकलेट बांझ होते हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर ना साइंस का एक बहुत ही शानदार नियम काम करता है। आप सोचेंगे कि जब वल्गैरे 6 दाने दे रहा है तो कोई डिस्टिकॉन क्यों उगाएगा जो सिर्फ 2 दाने दे रहा है? हाँ, ये सवाल तो है, पैदावार तो कम हो गई ना। इसका जवाब इसके दानों के आकार में छिपा है। चूंकि डिस्टिकॉन में अगल बगल के स्पाइकलेट बांझ होते हैं, इसलिए पौधे की सारी ऊर्जा सिर्फ उस बीच वाले दाने में चली जाती है। नतीजतन इसके दाने वल्गैरे के मुकाबले बहुत मोटे, बड़े और एकदम एक समान आकार के होते हैं। तो इसका मतलब है कि माल्टिंग इंडस्ट्री के लिए तो ये जैकपॉट है, क्योंकि अगर दाने बड़े और एक आकार के होंगे तो वे पानी भी एक समान सोखेंगे और उनका जर्मिनेशन एकदम परफेक्ट होगा। एकदम सही पकड़ा आपने। इसीलिए दुनिया के कुछ हिस्सों में डिस्टिकॉन को प्रीमियम क्वालिटी के माल्ट के लिए पसंद किया जाता है। हाँ, लेकिन भारत में तो खाद्य सुरक्षा का सवाल है, तो वहां का बेताज बादशाह हॉडियम वल्गैरे ही है। बिल्कुल। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने अलग अलग समस्याओं से निपटने के लिए इसकी कौन कौन सी खास किस्में तैयार की हैं। हमारे पास इन कमर्शियल और स्ट्रेस रेजिस्टेंट किस्मों की पूरी लिस्ट है। हाँ, ये सच में दशकों की रिसर्च का नतीजा है। अगर हम सामान्य और माल्टिंग किस्मों को देखें तो इनमें आज़ाद, अंबर और कैलाश, जिसे GRF 1997 भी कहा जाता है, वो शामिल है। और इसी लिस्ट में क्लिपर, रंजीत और रत्ना भी आते हैं। बिल्कुल, और ज्योति, RS6 और RD 2552 जैसी किस्में भी हैं। लेकिन एक नाम जिसने मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो है करण माल्ट सोना। हाँ, बड़ा दिलचस्प नाम है। मतलब इसके तो नाम से ही लग रहा है कि ये माल्टिंग इंडस्ट्री के लिए सोना उगलने वाली किस्म है। बिल्कुल, क्लिपर और करण माल्ट सोना खास तौर पर ब्रीवरी उद्योग की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही ब्रीड की गई हैं। इनका स्टार्च और प्रोटीन का अनुपात एकदम सटीक होता है। लेकिन असली लड़ाई तब शुरू होती है जब प्रकृति ही फसल के खिलाफ हो। अब हम आते हैं जैविक तनाव या बायोटिक स्ट्रेस से लड़ने वाली किस्मों पर। हाँ, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। खास तौर पर नीमाटोड प्रतिरोधी किस्में। इन किस्मों को मोलिया नेमाटोड के खिलाफ विकसित किया गया है। इनमें RDB 152, RDB 135 और राजकिरण, जिसे RD 387 भी कहा जाता है, शामिल है। जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये मोलिया नेमाटोड नाम की बला क्या है? देखिए, नीमाटोड असल में मिट्टी में रहने वाले
सूक्ष्म धागे जैसे कीड़े होते हैं। हम्म नंगी आंखों से तो मुश्किल से ही दिखते हैं। हम्म मोलिया नेमाटोड जौ के लिए एक बहुत बड़ी बीमारी है। ये जड़ों के अंदर घुसकर वहां गांठें बना देता है। इसके कारण जड़ें पानी खींचना बंद कर देती हैं और पूरा खेत बर्बाद हो जाता है। ये तो बहुत ही भयानक है। तो क्या किसान इसके लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं? पहले ऐसा ही होता था, लेकिन विज्ञान ने अपना जादू दिखाया। वैज्ञानिकों ने ब्रीडिंग के जरिए जौ के अंदर ही डिफेंस मैकेनिज्म डाल दिया। क्या बात है। जब नीमाटोड जड़ पर हमला करता है तो जड़ उसे पोषण देने के बजाय उसे भूखा मार देती है। राजकिरण RD 2052 और RD 2035 जैसी किस्में इसी के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा कवच हैं। ये तो सच में खेतों में बायोलॉजिकल सुपर सोल्जर्स उतारने जैसा है। बिल्कुल। और सिर्फ कीड़ों से ही नहीं, अजैविक तनाव यानी नमक सहनशील किस्में भी हैं। खारे और क्षारीय मिट्टी के लिए RD 2794, BL2 और NDB 1173 जैसी किस्में हैं। हाँ, इन किस्मों की जन्मजात नमक सहने की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया गया है। ये उन बंजर खेतों में भी हरी भरी रह सकती हैं जहां जमीन पर सफेद नमक की परत बिछ जाती है। कमाल की बात है। और इन सब के अलावा कुछ विशेष और क्षेत्रीय किस्में भी हैं। एक दिलचस्प नाम है डोलमा, जो एक बिना छिलके वाली किस्म है। हस्कलेस वैरायटी। हाँ, हस्कलेस। आमतौर पर तो छिलका दाने की रक्षा करता है, तो फिर बिना छिलके वाली किस्म क्यों? इसका सीधा संबंध प्रोसेसिंग में लगने वाली ऊर्जा से है। जौ के छिलके को अलग करने के लिए भारी मशीनरी की जरूरत होती है, जिसमें पोषण भी नष्ट होता है। अच्छा। डोलमा प्राकृतिक रूप से ही बिना छिलके की होती है, तो इसे खेत से सीधा काटा जाता है और ये तुरंत खाने के लिए तैयार होती है। पोषण भी पूरा बरकरार रहता है। ये तो स्मार्ट फार्मिंग का बेहतरीन उदाहरण है। और हमारा आखिरी नाम है उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र के लिए विकसित की गई किस्म पूसा शीतल या NHS 400, जिसे आधिकारिक तौर पर ICAR द्वारा जारी किया गया है। हाँ, ये पहाड़ों की जमा देने वाली ठंड को सहने के लिए बनी है। मुझे ये सब देखकर सच में आश्चर्य होता है। ये पूसा शीतल, राजकिरण, डोलमा, ये सिर्फ बीज नहीं है, ये सटीक वैज्ञानिक समाधान है। मुझे एक विचार आ रहा है। जी, बताइए। क्या भविष्य में जौ के इस जेनेटिक कोड का इस्तेमाल हमारे अधिक नाजुक अनाजों जैसे गेहूं को बचाने के लिए किया जा सकता है? अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये आज के कृषि विज्ञान का एक बहुत ही ज्वलंत विषय है। वैज्ञानिक जेनेटिक मैपिंग के जरिए ठीक यही करने की कोशिश कर रहे हैं। जौ असल में एक जेनेटिक रिपोजिटरी है। अगर इसके जीन्स मुख्य अनाजों में ट्रांसफर हो सकें तो ये दुनिया की खाद्य समस्या का बहुत बड़ा समाधान हो सकता है। तो आज के इस गहन विश्लेषण को समेटते हुए हमने जौ के विकास से लेकर इसके ग्लूटेन मुक्त लेकिन प्रोटीन युक्त स्वरूप और माल्ट उद्योग में इसके दबदबे को समझा। हाँ, और टेक्सोनॉमी के साथ साथ तनाव प्रतिरोधी विशेष किस्मों को भी डिकोड किया। बिल्कुल। अब जाने से पहले सुनने वालों के लिए मैं एक अंतिम सवाल छोड़ना चाहूंगी। बिल्कुल। जिस तरह से जलवायु परिवर्तन आज वैश्विक कृषि के लिए खतरा बन रहा है, तो क्या ये संभव है कि भविष्य में ये रफ टफ जौ हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए गेहूं से भी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो जाए? क्या भविष्य की रोटियां इसी अंडरडॉग हीरो की होंगी? इस पर विचार कीजिएगा। आज की चर्चा में बस इतना ही।